स्टूडेंट्स, वॉइड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल में डिस्कस कर रहा हूँ। ये एंट्रेंस वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आप लोगों को हो सकता है वहाँ पे समझा दिया गया होगा, श्योर समझा दिया होगा। आपको ना एक सॉल्व्ड एग्जांपल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कंपाउंड का फार्मूला ऑलरेडी गिवन है, आपको फार्मूला आपको गिवन है MgAl2O4। और इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ऑक्साइड आयन जो है CCP अरेंजमेंट प्रोड्यूस करते हैं। CCP, वैसे देखो आपको CCP वर्ड लिखा मिले वैसे तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही रहता है, बट इसको जो है आप FCC भी ले सकते हैं, ये भी याद रखिएगा, इसे आप FCC भी कंसिडर कर सकते हैं। देखो ऑक्साइड आयन जो है CCP यानी कि जो मेन स्ट्रक्चर है, कॉर्नर वाला पार्टिकल है, उसके अकॉर्डिंग जो फ्रेम जनरेट करने वाला जो पार्टिकल है वो आपका ऑक्साइड आयन है, इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि Mg का परसेंटेज बताओ और एल्युमिनियम का परसेंटेज बताओ जो वो ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको ऑक्साइड आयन का अरेंजमेंट दिया हुआ है CCP, हमें कोई मतलब नहीं है, मैंने बताया भी था, वॉइड वाले क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेट कर लेते हैं कि उसका जो क्या नाम है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो वो पर यूनिट सेल है उसके, इसमें जो कंट्रीब्यूटिंग पार्टिकल्स हैं वो x ले लेते हैं। बट देखो यहाँ फार्मूला गिवन है, तो फार्मूले वाले क्वेश्चन में यूँ डिस्कस कर रहा हूँ कि फार्मूले में जो उसका नंबर गिवन हो वो ही नंबर ले लेना उसके z की फॉर्म में। तो यहाँ पे z क्या ले लेना है आपको, 4। तो z के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे आपके पास, 4 हो जाएंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 2 × 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कौन कर रहा है, एल्यूमिनियम आयन। तो बट फार्मूले के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम आयन है कितना, 2 एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट हैं इन दिस गिवन कंपाउंड। ठीक है, तो हम 2 ऑक्यूपाइड लेंगे। टोटल वॉइड कितने हैं, 4 ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इंटू 100। तो यहाँ से आपका परसेंटेज आ जाएगा। सिमिलरली अब देखो मैंने बताया था कि भाई ऑक्यूपाइड जैसे यहाँ एल्युमिनियम 2 लिया था, तो इसी तरह ऑक्यूपाइड मैग्नीशियम कितना है, 1 है। तो देखो ऑक्यूपाइड बाय मैग्नीशियम आयन, तो क्या हो जाएगा, 1 जो है ऑक्यूपाई हो रहा है, और टोटल वॉइड कितने हैं हमारे पास, टेट्राहेड्रल 8 × 100। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जिसमें फार्मूला गिवन हो कंपाउंड का, उसमें जो मेन स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करने वाला, मेन स्ट्रक्चरल फ्रेम को प्रोड्यूस करने वाला जो आयन है, उसी का नंबर आप Z ले लेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग। देखो एक और इसी तरह का अनसॉल्व्ड में क्वेश्चन दे रखा है, और ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम वगैरह में भी। यहाँ पर देखो अनसॉल्व्ड में क्वेश्चन है, मेरे को याद नहीं है कौन सा नंबर है, ये कंपाउंड दे रखा है CrCl3, ये अनसॉल्व्ड में है। यहाँ पे क्लोराइड आयन जो है स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि CCP प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका Z ले लेंगे। देखो इसमें नंबर कितना दिया हुआ है क्लोरीन का, 3, तो Z 3 हो जाएगा। अब आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, इक्वल टू Z। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस, यानी कि 6। अब देखो वो पूछ रहा है टोटल फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड, वो पूछ रहा है टोटल फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड, वहाँ पजल मत होइएगा। ठीक है, तो देखो टोटल फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड वॉइड्स, अब टोटल वॉइड लेने पड़ेंगे हमें। तो टोटल वॉइड कितने हैं, 3 + 6 इक्वल टू क्या है आपका, 9। तो फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड, अब ऑक्यूपाई कौन कर रहा है, क्रोमियम आयन। तो क्रोमियम आयन का नंबर कितना है फार्मूले में, 1। तो क्या हो जाएगा, 1/9, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से कर लीजिएगा, एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स ध्यान देना बेटा। ठीक है, उसके बाद है देखो आपके पास है रेडियस रेशो रूल। रेडियस रेशो रूल में आपको सीधा ये याद करना है कि कैटायन और एनायन का जो रेशो है उसकी एक रेंज दे रखी होगी टेबल में, वो रेंज लर्न कर लेना कि कितनी से कितनी रेंज का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और कितनी से कितनी रेंज का स्ट्रक्चर किस तरह का है। ये बोर्ड में बहुत ही रेयर है, आता है। ठीक है, एंट्रेंस वगैरह में 90% चांसेस होते हैं इस टॉपिक के आने के। टेबल लर्न कर लीजिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इसके सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कर लेना। फिर कह रहा हूँ एंट्रेंस में आ सकता है, हाँ हो सकता है कि बोर्ड में के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और इसका सॉल्व्ड का सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है, फिर आप क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, रेडियस रेशियो रूल वाली टेबल याद कर लेना। ठीक है, अच्छा उसके बाद है देखो हमारे पास फिर अगला टॉपिक है हमारे पास नियरेस्ट नेबर वाला। देखो नियरेस्ट नेबर क्या है, नियरेस्ट नेबर का मतलब है डायरेक्ट टचिंग एटम्स, डायरेक्ट टचिंग एटम्स।
टचिंग एटम्स, एटम या आयन वही आपका नियरेस्ट नेबर होगा। जैसे देखो यहाँ पर वो आपको पता ही है ए क्या था हमारे न्यूमेरिकल में जब हमने लिया था, ए एज लेंथ है और आर हमारा क्या है, रेडियस है। अब सिंपल क्यूबिक में जब हम आएंगे तो आपको पता है कि हमारे कॉर्नर वाले जो पार्टिकल होंगे, जो कॉर्नर वाले पार्टिकल होंगे वो जो है ऑक्यूपाई करेंगे, ओ सॉरी टच करेंगे, कॉर्नर वाले पार्टिकल टच करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ही नियरेस्ट नेबर हैं, ये दोनों ही नियरेस्ट नेबर हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर को, नियरेस्ट नेबर के लिए हम डी यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, नियरेस्ट नेबर्स के सेंटर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर, और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। वैसे नियरेस्ट नेबर का कंसेप्ट सभी में d इक्वल टू 2r होगा। लेकिन देखो फेस सेंटर वाले केस में जब आप आओगे तो फेस सेंटर वाले में आपको पता है कि कॉर्नर वाले पार्टिकल टच नहीं करते हैं। यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये पार्टिकल डायगोनल वाले टच करेंगे, डायगोनल वाले, ये डायगोनल वाले तो टच करेंगे, कॉर्नर वाले पार्टिकल टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो कॉर्नर वाले पार्टिकल टच नहीं करेंगे हमारे ये वाले पार्टिकल, ठीक है। ये डायगोनल वाले पार्टिकल जो है हमारे टच करेंगे। तो रहेगा तो यहाँ भी d इक्वल टू 2r ही, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सेम BCC में भी हमारे पास यही होगा। BCC में हमारे पास जो बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल होगा वो डायगोनल्स को टच करेगा, क्योंकि जब भी हम लेंगे तो वही टच करेगा, ठीक है। तो ये देखो ये इसके, तो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा सेंटर में ये इसको टच करेगा, तो रहेगा वही हमारे पास d इक्वल टू 2r। ये d इक्वल टू 2r क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑल एटम्स इन यूनिट सेल एलिमेंट्री फॉर्म में, इन एलिमेंट्री फॉर्म, एलिमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में वो सेम ही रहते हैं। जैसे कॉपर के हो गए पार्टिकल्स हो गए, या सोडियम के पार्टिकल्स हो गए, तो उसके क्रिस्टल में जो है सोडियम के ही पार्टिकल होंगे, तो उनका रेडियस सबका सेम रहेगा। तो इसलिए हमारे पास चाहे सिंपल क्यूबिक हो, FCC हो, BCC हो, एलिमेंट्री फॉर्म का, वो जो है एक सिंगल मतलब एलिमेंट के जो यूनिट सेल होगी उसमें हमेशा सेम रहेगा, और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, d इक्वल टू 2r, ठीक है। ओके, तो अब बड़े आराम से न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। फिर अगला टॉपिक है हमारे पास डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। देखो यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है। डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का सीधा कंसेप्ट है, आपको पता है यूनिट सेल हम क्यूबिक फॉर्म में लेते हैं और इसके सारे एजिस को सिमिलर लिया जाता है, तो ये सीधा क्या हो जाएगा आपका a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, देखो मास ऑफ यूनिट सेल को ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक मास ओवर में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, इनटू z, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल, ठीक है। तो m ओवर में दिस, ये आपको पता ही है मास ऑफ वन एटम को भी रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। और z जो है आपका क्या था, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग पार्टिकल्स, कंट्रीब्यूटिंग पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल, इन अ यूनिट सेल, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके पास फार्मूला तो सीधा हो गया, यदि आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हो तो आपके पास फार्मूला क्या हो गया, a0 इंटू z अपॉन a क्यूब। देखो स्टूडेंट्स, मेरी यदि मानो आप, तो इसमें दो फार्मूले दे रखे होंगे, वो यूनिट के ऊपर वेरी कर रहे हैं, एक में पिकोमीटर लिया हुआ है, ठीक है, कहीं पे एंगस्ट्रॉन हो सकता है, बट आपको जो है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर वाला, यानी कि सेंटीमीटर वाला ही फार्मूला यूज़ करना। और इसमें सेंटीमीटर में होगा कौन, a, यानी कि a को आप हमेशा किस में लेके चलना, सेंटीमीटर में लेके चलना। देखो स्टूडेंट्स, इसके न्यूमेरिकल्स में पजल करने के लिए आपको a की बजाय r दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है सिंपल क्यूबिक में a इक्वल टू क्या होता है, 2r, ठीक है। और याद होगा FCC में क्या होता है, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r होता है, याद होगा मैंने पहले डेरिवेशन भी करवाया था, ठीक है। और इस वाले केस में क्या होगा, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r होगा, सॉरी 4r का होल स्क्वायर होगा,
4r का होल स्क्वायर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट है इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो यहाँ तो जो हमारे पास एलिमेंट्री फॉर्म वाले सब्सटेंसेस होते थे, जैसे भाई कॉपर का यूनिट सेल है, सोडियम का यूनिट सेल है, तो वहाँ उसी का एटॉमिक मास आता था, क्योंकि हमें मास ऑफ वन एटम निकालने के लिए ये लेना होता था। ठीक है, तो इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड m जो है यहाँ पर आपको फार्मूला मास लेना है। सपोज NaCl का सॉल्ट, NaCl का यूनिट सेल दिया हुआ है, तो आपको पता है इसका मास क्या होगा आपका 58.5, क्योंकि जो कंपाउंड है NaCl वो इस फॉर्म में उसका ये फार्मूला होता है। अब जैसे सीजियम क्लोराइड है तो सीजियम क्लोराइड है, ठीक है, कोई और है भाई जिंक सल्फाइड है या कैल्शियम फ्लोराइड है, तो ये हो गया। तो इनके जो फार्मूले का जो मास होगा वही आपको यहाँ पे लेना होगा। ठीक है ना। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल्स में ना कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनके लिए हमें क्या करना है, एक टेबल दे रखी है। ठीक है, एक टेबल दे रखी है, उसकी हेडिंग होगी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल ऑफ सम आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, तो देखो इसमें एक है आपके पास NaCl का दिया होगा, वो NaCl के बारे में ये बताएगा कि इसका कैटायन और एनायन कहाँ लाई करता है। तो ध्यान से देखना, वहाँ पे NaCl के नीचे या ऊपर वो ना रॉक सॉल्ट लिख रहा होगा, तो वो जब भी आपको न्यूमेरिकल देगा ना किसी सॉल्ट से रिलेटेड, तो ना वो आपको डायरेक्ट बोल देगा कि रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर है। इट मीन्स एलिमेंट आयन कोई और भी हो सकते हैं, सॉल्ट कोई और भी हो सकता है NaCl के अलावा, बट जब वो लिख रहा है कि रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इट मीन्स उसका स्ट्रक्चर NaCl की तरह ही है। तो वैसे तो बोर्ड में जो है 3 ही हैं आपके, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, सॉरी वो सीजियम क्लोराइड है, और वो जिंक सल्फाइड है। ठीक है, तो 3 ही हैं आपके एंट्रेंस वाले, जो 2 और याद कर लेना, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड वाले। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या याद करना है उस टेबल में ये याद करना है कि क्लोराइड आयन तो CCP प्रोड्यूस कर रहा है। इट मीन्स क्लोराइड आयन कहाँ लाई कर रहा है, यूनिट सेल में कॉर्नर पे लाई कर रहा है, प्लस फेस सेंटर पे लाई कर रहा है। ठीक है, और सोडियम आयन कहाँ लाई कर रहा है, एज पे प्लस बॉडी सेंटर पे लाई कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद करना है आपको। ठीक है, वहाँ बैठ के आप इसे बना नहीं पाओगे, तो वो टेबल एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, एंट्रेंस में भी काम आएगी। सीजियम क्लोराइड का भी ध्यान रखिएगा कि भाई कैटायन की पोजीशन क्या है, एनायन की पोजीशन क्या है इन द गिवन यूनिट सेल। सिमिलरली जिंक सल्फाइड में याद कीजिएगा, फ्लोराइड वाले केस में और एंटी फ्लोराइड, ये 2 आपको एंट्रेंस वालों को याद करने हैं, बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो इसके न्यूमेरिकल्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की हिंट में डिस्कस कर रहा हूँ। देखो आपको BCC लिखा मिलेगा, BCC लिखा मिलता है, तो यहाँ पर Z जो है वेरी करता है सॉल्ट में और एलिमेंट में। देखो वहाँ पर शायद ना कोई सोडियम BCC बना रहा है, शायद कुछ ऐसे करके क्वेश्चन है। हाँ, सॉल्ट का 5th क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्ट का 5th क्वेश्चन तो बेसिकली सीजियम क्लोराइड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखो जो कॉर्नर पे जो पार्टिकल होगा उसकी पोजीशन के हिसाब से ही Z लेना होता है, हमें Z लेना होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड का जब आप स्टडी करोगे तो देखोगे कि कॉर्नर पे जो है क्लोराइड आयन है, और बॉडी के सेंटर पे जो है सीजियम आयन है। ठीक है, कॉर्नर पे कौन सा आयन है, क्लोराइड आयन। इट मीन्स पूरे फ्रेम को जो बना रहा है वो क्लोराइड आयन है, और वो केवल कॉर्नर्स पे लाई कर रहा है, और बॉडी सेंटर पे कौन है, सीजियम आयन है। तो देखो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीजियम आयन बॉडी सेंटर पे है, क्लोराइड आयन कॉर्नर पे है, तो इसी के अकॉर्डिंग मेरे को Z लेना है। तो अब आपको पता ही है कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 × 8 इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो इस केस में, सॉल्ट के केस में, जब BCC आपको दिया हो या आपको लिखा मिले कि भाई वो भले ही CCP, वो कन्फ्यूज़न के लिए वहाँ क्लोज पैकिंग लिख देगा वर्ड, लेकिन ध्यान रखना है कि वो सीजियम क्लोराइड दे रहा है या सीजियम क्लोराइड टाइप दे रहा है। तो आपको याद रखना है कि सीजियम क्लोराइड जो है BCC टाइप का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, जिसमें एनायन जो है कॉर्नर पे प्रोड्यूस होता है, प्रेजेंट होता है, और कैटायन जो सीजियम है वो बॉडी सेंटर पे लाई करता है। इसलिए Z जो है कॉर्नर पार्टिकल के अकॉर्डिंग लिया जाता है, इसलिए Z जो है यहाँ पे क्या ले रहे हैं,
1 ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्ट एग्जाम्पल है, सॉल्ट के केस में BCC में Z लेना है और एलिमेंट के केस में BCC में क्या लेना है, 2 लेना है, ठीक है। अब देखो इसकी के सॉल्ट का 8th क्वेश्चन है, सॉल्ट का 8th क्वेश्चन है, NaCl दिया हुआ है वहाँ पे और वो बोल रहा है कि जो क्लोराइड आयन है वो FCC बना रहा है, या मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया था आपको कि क्लोराइड आयन CCP यानी कि कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे है। तो देखो अब क्लोराइड आयन FCC बना रहा है तो इसका मतलब यार Z क्या आएगा, आपको पता ही है कि 4 आएगा टोटल। FCC वाले केस में याद होगा पीछे हमने डिस्कस किया था। तो Na प्लस जो है कहाँ सोडियम आयन कहाँ लाई कर रहा है, एज पे और बॉडी सेंटर पे। ये एज पे देखो बॉडी सेंटर पे कैटायन लाई कर रहा है, एज सेंटर पे कैटायन लाई कर रहा है, बॉडी सेंटर पे कैटायन लाई कर रहा है, ठीक है। और कॉर्नर पे हमारा क्लोराइड आयन लाई कर रहा है, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब उस क्वेश्चन को करो तो बेटा ये जो पोजीशन है ये याद रखना, क्योंकि आपको ना वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस पूछ रहा है या डिस्टेंस दे रहा है, मैं कह नहीं सकता पक्का, बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो कैटायन और एनायन कहाँ है, इसके एज के सेंटर पे है, यही पार्टिकल यही मेंबर टच करेंगे तो पूरा जो एज लेंथ है, पूरा जो यहाँ पर जो D होगा आपका वो क्या रहेगा, पूरे एज का हाफ रहेगा और यही आपका क्या प्रोवाइड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। देखो बेटा ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्ड का और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्ड का, ठीक है। आपको सारे सॉल्ड और अनसॉल्ड क्वेश्चन कर लेने हैं। और देखो मैं आगे चलने से पहले एक बात बता देता हूँ आपको बेटा, इस चैप्टर की वेटेज बोर्ड के अंदर 4 मार्क्स की है और इस पे ना अभी तक 3+1 में क्वेश्चन आता रहा है, या तो 3+1 में आता है या 2+2 में आता है। इट मीन्स 3+1 का मतलब है 3 में जो है डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल होता है, इसलिए डेंसिटी वाले किसी भी क्वेश्चन में सॉल्ड या अनसॉल्ड में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, मस्ट है मस्ट, ठीक है, सॉल्ड और अनसॉल्ड, ठीक है। अच्छा, या फिर क्वेश्चन आएगा 2+2 में, ये 1 मार्क्स का जो रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं पीछे की डिफाइन वगैरह, या ये डिफाइन वगैरह 2 में आएंगी। तो 2 में कोई न्यूमेरिकल होगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल होगा तो फर्स्ट टाइप वाला होगा, जैसे वॉइड वाला न्यूमेरिकल हो गया या फिर वो फार्मूले वाला न्यूमेरिकल हो गया जो आपने स्टार्टिंग में करें। तो ध्यान रखना बेटा बोर्ड में इसकी वेटेज 4 मार्क्स होती है और मोस्टली यहाँ पे क्वेश्चन 3+1 या 2+2 में पूछा जाता है। और आप पेपर्स उठा के देखोगे तो 90% नहीं था तो 85% बार यही आता है, यही पैटर्न होता है। इट मीन्स डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल बोर्ड में होता ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, ये ज़रूर करने हैं सॉल्ड और अनसॉल्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो अब आगे है हमारे पास डिफेक्ट इन सॉलिड। डिफेक्ट इन सॉलिड, जैसे देखो डिफेक्ट इन सॉलिड क्या होता है, जैसे आपको पता ही है हमने एक वॉल बनाया था, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ईंटें लगा रखी हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये 3D का स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है एक तरह का, यदि शॉर्ट एग्जांपल में लेते हैं। अब यहाँ पर कहीं से हम ईंट हटा के जगह छोड़ देते हैं या पत्थर डाल देते हैं, उसकी जगह हम यहाँ क्या डाल देते हैं, स्टोन डाल देते हैं, और ये हमारी सारी क्या थी, ब्रिक्स थी। तो ये जो कंसेप्ट है इस स्ट्रक्चर में डिफेक्ट कहलाता है, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड डिफेक्ट, ठीक है। तो अब डिफेक्ट जो है 2 तरह का है, एक है लाइन डिफेक्ट, पूरा रो का रो गायब हो जाए, या फिर दूसरा पॉइंट डिफेक्ट, यानी कि पर्टिकुलर एटम, जैसे मैंने देखो यहाँ से एक ब्रिक हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया, स्टोन लगा दिया। कोई पर्टिकुलर एटम गायब हो या पर्टिकुलर आयन गायब हो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में से, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। अब ये जो पॉइंट डिफेक्टिव हमारे सिलेबस में है, पॉइंट डिफेक्टिव ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखो यहाँ पर इनका जो डिफ़ाइन है, इन 2 का जो डिफ़ाइन है वो रेशियो ऑफ कैटायन और एनायन के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे जो रेशियो जो है वो सेम रहता है कैटायन और एनायन का आफ्टर डिफेक्ट, पहले नहीं आफ्टर डिफेक्ट, पहले तो होगा ही होगा, आफ्टर डिफेक्ट सेम रहता है। सिमिलरली यहाँ पर
रेशियो ऑफ कैटायन और एनायन नॉट सेम रहेगा, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखिएगा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर रहेगा वो हमारा न्यूट्रल ही देखोगे आप मोस्टली क्वेश्चंस में जब आपको मिलेगा, स्ट्रक्चर हमारा न्यूट्रल ही रहेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि रेशियो ऑफ द कैटायन और एनायन सेम रहेगा स्टोशियो में, नॉन स्टोशियो में जो है आपका रेशियो ऑफ द कैटायन एनायन आफ्टर डिफेक्ट सेम नहीं रहेगा, बट कंपाउंड तो न्यूट्रल ही रहेगा, यहाँ पर भी न्यूट्रल रहेगा और यहाँ पर भी न्यूट्रल रहेगा। थर्ड कैटेगरी है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखो बेटा ये मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन ये 12th की फिजिक्स में टॉपिक है और ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, सेमीकंडक्टर के अंदर आप पढ़ोगे, उसका बेसिक मैं आज आपको लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद है देखो हमारे पास स्टोशियोमेट्रिक। स्टोशियोमेट्रिक की डिफाइन कर लेनी है। रेशियो ऑफ द कैटायन एनायन सेम रहता है। ये दो कैटेगरीज में लेना है आपको, एक कैटेगरी लेनी है आपको एलिमेंट्स की फॉर्म में और दूसरी लेनी है सॉल्ट की फॉर्म में। एलिमेंट की फॉर्म में एक है वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा है इंटरस्टिशियल। देखो वैकेंसी क्या कह रहा है, देखो आपको पता है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। सपोज मैं ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एनी ऑफ द एटम इज़ मिसिंग। अब ये कोई भी एटम यहाँ से मिसिंग हो और ये जगह खाली हो, ठीक है, ये खाली हो या कोई भी एक जगह खाली हो, एक हो ज़्यादा खाली हो, तो ये जो मिसिंग है, ये जो मिसिंग की वजह से जो स्पेस जनरेट हो रहा है, तो इस पूरे के अंदर ये वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? वैकेंसी डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल में क्या होता है? इंटरस्टिशियल में बेसिकली देखो कि आपके पास ये अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट में ना, देखिए स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, इस अरेंजमेंट में ये जो पोजीशन, ये जो गैप होता है, इस गैप को इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट। अब कोई एक्स्ट्रा एटम प्रेजेंट हो, वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एटम प्रेजेंट हो, तो ये इफ़ एक्स्ट्रा प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसमें से एक चीज़ देखिएगा, या आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि हीटिंग की वजह से इन दोनों में से कौन सा डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। यह आपसे एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। और एक इनके एग्ज़ाम्पल ज़रूर याद कर लीजिएगा बुक में से, चाहे आप NCERT वाले एग्ज़ाम्पल ले लेना, प्रदीप वाले चे भले ही मत लेना, ठीक है ना, काम आएंगे NCERT वाले ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT की बुक रख के प्रदीप में ही मार्क कर लेना, नो इशू, ठीक है। अच्छा, ये एलिमेंट में दो टाइप का डिफेक्ट हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आपका डिस्कस हो गया है, ठीक है। अब हम आते हैं सॉल्ट वाले केस में, ठीक है। सॉल्ट वाले केस में, सॉल्ट में देखो ये जो कैटेगरी है हमारे पास, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, शॉर्टकी और फ्रैंकल। इसमें शॉर्टकी में क्या है, आप डायग्राम से समझ लेना, साथ में डायग्राम बना होगा उससे समझ लेना, सेम कंसेप्ट ही है, पहले वाला ही है, उसी तरह का है, बट यहाँ कैटायन और एनायन इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्ट में आपको पता ही है कैटायन और एनायन होगा। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग, ठीक है, इक्वल नंबर। तो इट मीन्स देखो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि ये मेरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर ये कैटायंस हैं, ठीक है, ये कैटायंस हैं, ये रे, ठीक है। तो इफ़ मान लो हमारा एक कैटायन गायब है, एक कैटायन गायब है, ठीक है, एक कैटायन मिसिंग है आपका, एक कैटायन मिसिंग है और एक आपका एनायन मिसिंग है, तो जब इस तरह का कंसेप्ट अराइज होगा तो उसे कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे? शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। किस में अराइज होता है? ये किस में अराइज होता है? जिसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लेस डिफरेंस होता है कैटायन और एनायन में, उन केसेस में शॉर्टकी डिफेक्ट अराइज होता है। नेक्स्ट है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, बेसिकली जो कैटायन है, कैटायन डिस्प्लेस होके इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, जैसे इस वाले केस में आ गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका कैटायन आ जाएगा इंटरस्टिशियल साइट में अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होके। सपोज यहाँ से डिस्प्लेस होके ये जो कैटायन है और ये इस वाली पोजीशन में आ जाए, ठीक है। तो ये जो है दिस डिस्प्लेसमेंट से जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो फ्रेंकल डिफेक्ट कहलाएगा। देखो स्टूडेंट्स, इसमें एक तो एग्जाम्पल रट लेने हैं, एग्जाम्पल में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक AgBr सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों में कॉमन है, इसलिए अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक आध रीजनिंग क्वेश्चन भी वहाँ पे बन सकता है, देख लेना। इसमें ना डेंसिटी पे डिफेक्ट जरूर याद कर लेना, डेंसिटी पे डिफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर आपके लिए, ठीक है ना, कि किस में डेंसिटी चेंज होगी, किस में डेंसिटी चेंज नहीं होगी, इजीली समझ जाओगे, कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा ब्रेक लेके फिर आगे प्रोसीड करते हैं टॉपिक को, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको।